मॉर्निंग। हम लोग एसएससी रेलवे की कक्षा में हैं और उससे जुड़े हुए अनेक परीक्षाओं की तैयारी में फाउंडेशन के बैच में, जहां 4 खंडों में अध्ययन कराई जा रही है। चारों खंड की शुरुआत हो चुकी है। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस अपने अपने अवस्था में अब गतिशील है और आज से आपकी बैच को रेगुलर भी कर दिया गया है। जानकारी में है कि मेरे द्वारा समान अध्ययन की कक्षा ली जाती है और समान अध्ययन के कुल 9 खंड हैं। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, कॉन्स्टिट्यूशन है, करेंट है, मिसलेनियस है। सब अपने अपने समय में शुरू की जाएगी। फिलहाल पॉलिटी की शुरुआत की गई है और पॉलिटी का फाउंडेशन भी अब तैयार हो गया है। भले ही कुछ याद हो या न हो, लेकिन कम से कम फाउंडेशन तो तैयार हो ही गया है कि पॉलिटी क्या है, पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है, पॉलिटी में संविधान का विकास कैसे हुआ और संविधान के विकास की कड़ी में संविधान किसके लिए बना, संविधान किसने बनाया। तो कल संविधान जिस संस्था ने बनाया था उसका क्या नाम था? उसका नाम था संविधान सभा। और कल संविधान सभा के विषय में संपूर्णता से हमने अध्ययन किया था। 3 भागों में बांटकर हमने संविधान सभा को देखा था। एक भाग था कि संविधान का निर्माण, संविधान सभा का स्वरूप के विषय में बताया था कि मेंबर के विषय में कितने मेंबर थे, कितने मेंबर प्रांत से थे, उन प्रांत में कांग्रेस से कितने चुने गए, मुस्लिम लीग से कितने चुने गए, फिर जब विभाजन हुआ तो कितने सदस्य रह गए, फिर जब साइन हुआ अंतिम 26 नवंबर को तो कितने सदस्यों के द्वारा साइन किया गया। ये सारी बातें आपको हमने कल की कक्षा बताया था। इसके बाद दूसरे भाग में मैंने बताया था कि बैठक इंपॉर्टेंट होती। अब आप जाके परीक्षा के प्रश्न भी बनाए होंगे तो लगभग सारे प्रश्न आपको बन जाते होंगे। बैठक में 5-6 जो तिथि है उसको याद करके रखना है। फिर मैंने बताया था कि तीसरा भाग है और वह है समिति, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण था, जिसके जनक, जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, जो शुरुआत में पूर्वी बंगाल से चुने गए थे, लेकिन जब विभाजन हो गया तो उसके बाद वो बम्बे प्रांत से चुने गए। फिर संघ शक्ति, इसी क्रम में रियासत, मतलब ढेर सारी जो समितियां थी उन सब के विषय में आपको, उसके अध्यक्ष कौन थे। झंडा समिति काफी इंपॉर्टेंट है। झंडा तदर्थ समिति एडहॉक कमेटी के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, और जबकि परमानेंट समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर मैंने संविधान सभा की अंतिम बैठक कराई 24 जनवरी 1950 को, और संविधान सभा को भंग कर दिया। और संविधान सभा को भंग करने की जगह हमने क्या निर्माण किया? अंतरिम संसद का निर्माण किया। वो अंतरिम संसद की पहली राष्ट्रपति का चुनाव की, जिसे हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में जानते हैं। बाद में लोकतांत्रिक तरीके से जब प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो भी राजेंद्र प्रसाद ही चुने गए। ये सारी बातें हमने कल की कक्षा में आपको बताई थी। उसके पहले हमने संविधान के विकास को 2 भागों में बांटकर बताया था कि संविधान का विकास कैसे हुआ 1600 ईस्वी से एक 1857 तक और दूसरा 1858 से 1947 तक। उसके पहले मैंने थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था कि संविधान क्या है, राज्य क्या है, ठीक है, ये सब टाइप के थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना और समझना था। इसी क्रम में आज की हमारी कक्षा प्रेमबुल से संबंधित है, संविधान की आत्मा से संबंधित है, जिसको कल भी मैंने चर्चा कर दिया था कि उद्देश्य प्रस्तावना कालांतर में प्रस्तावना कहा गया। तो प्रस्तावना को थोड़ा सा पढ़ना है। फिर सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना है कि हमने भारतीय संविधान को किस किस देश से तैयार किया। यूं तो 2/3 भाग 1935 के भारत सरकार अधिनियम से ही हमने तैयार किया, लेकिन शेष जो भाग थे उसको हमने अमेरिका से लिया, ब्रिटेन से लिया, आयरलैंड से लिया, जर्मनी से लिया, ठीक है, डिफरेंट कंट्री से लिया। उसको भी आपको याद करके रखना है। और तीसरा है आज की कक्षा का थीम, वह है शेड्यूल, अनुसूची, जो मूलतः 8 थे, अब 12 अनुसूची है। अनुसूची के विषय मैंने बताया भी था कि यह हैंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कि शरीर में जो काम आपकी हाथ का है वही काम संविधान में क्या है, संविधान में आपका अनुसूची का है। जो 1 से लेकर 12 तक ध्यान रहना चाहिए, 5-6 तो टिप्स पे रहना चाहिए। विशेषकर अनुसूची 1, अनुसूची 2,
अनुसूची 7, अनुसूची 8, अनुसूची 9, अनुसूची 10, अनुसूची 11, अनुसूची 12 बटन दाबे और आंसर निकल जाना चाहिए। तब जाके आप, मैं यह समझूंगा कि नहीं आप कंपटीशन के तत्काल रेस में हैं, अन्यथा यही समझूंगा कि अभी निर्माण की प्रक्रिया है जो धीमी गति से चल रही है। कल भी मैंने सारी बात पढ़ाई थी और कल की बात याद होगी तो हम थोड़ा सा कल की थोड़ा पूछताछ कर ले, चूंकि मुझे बड़ी गंदी आदत है कि हम थोड़ा पूछताछ करते हैं कि जो हम पढ़ा दिए होते हैं तो हम पहले वाली, और जिस दिन हम पढ़ाते हैं वो लास्ट में हम पूछना चाहते हैं, अंत में आप लोग जवाब नहीं देंगे तो हम ही सरेंडर कर देंगे, तो मैं पूछताछ बंद कर दूंगा। क्या क्या चाहते हैं सो बताइए, जारी रखें, इससे शुरू कर। नहीं, कल पूछे थे आपसे, बैठो अभी उधर से पूछते, खड़ा हो। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, क्या हुआ था? बहुत बढ़िया, वाह, मजा आ गया। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? वेरी गुड, बैठिए। तब इस तरह से बताओगे तो मजा आ जाएगा। नहीं नहीं, तुम नहीं, पीछे से चल, किनारे किनारे चलता है, कहीं से भी चल सकता है। तुम अपना स्थान बदलना चाहोगे, ठीक है, कभी बीच में रहोगे, बीच से ही शुरू कर देंगे तो नहीं चलेगा। तुम अपने जगह बैठे रहो। तुम्हारा क्वेश्चन बहुत आसान है, उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया था और किसने रखा? वाह, कब पारित हुआ? बहुत बढ़िया, बैठिए, वेरी गुड, किनारे। तुम्हारा क्वेश्चन है कि संविधान सभा के परमानेंट अध्यक्ष कौन थे, अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? बहुत आसान है, सबसे आसान क्वेश्चन है आज का। तो लगता है कितना भारी क्वेश्चन। अच्छा, अपने मन से कोई दो तथ्य बता दो जो कल तुमने सीखा होगा। नेक्स्ट, किनारे। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, कितने सदस्य थे? वेरी गुड, अध्यक्ष कौन थे? वेरी गुड, जब इतना जानते हो तो 29 अगस्त क्यों भूल गए? तो 22 जनवरी बता रहे हो, बैठो, वेरी गुड। नेक्स्ट और लास्ट, तुम्हारा क्वेश्चन है कि संघ संविधान समिति, कार्य संचालन समिति और रियासत मंत्रालय किसके अधीन था? फंस गया। कल ही लिखाए थे कि रियासत समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और रियासत मंत्रालय, इसीलिए उसी जगह लिखा दिए थे, हम जानते थे कि गलती करोगे ही करोगे। और कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष? अच्छा, के मुंशी के विषय में क्या जानते हो तुम, ये बता दो, छोड़ देंगे, जाओ। के मुंशी के विषय में क्या जानते हो? क्या किया था उन्होंने, तुमसे पूछे हैं? अच्छा, इसको पेट में दर्द कर रहा है, नहीं मने, दर्द कर रहा है तो हम इधर से आ जाते हैं। यदि बुरा न माने तो जिससे पूछे वही जवाब देगा, और सबको मौका मिल ही जाता है। पेट में दर्द कर रहा हो तो कहिए नोवालजिन हम साथ लेकर चलते हैं। उठो जी बाबू, तो लड़की से ही पूछ लेंगे। अपने मन से बताओगी कि मेरे मन से बताओगी? मेरे मन से बताओगी कि अपने मन से बताओगी? पूछे, हम ही पूछे ना, चलो। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 13 दिसंबर 1927। तुम बैठ जाओ। मैट्रिक पास की हो कि इंटर में हो?
तुम बोलो जी। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? क्या हुआ था उस दिन? अच्छा, और क्या हुआ था? जब संविधान सभा भंग हो गया तो क्या हुआ था? संविधान सभा भंग हो गया तो किस संस्था में वो परिणत हो गया? परिवर्तित, चेंजेबल। नहीं बताएं? अस्थाई संसद के रूप में। कौन याद करेगा? बोले ठीक से खड़ा हो। क्या कि खैनी चुनाना शुरू कर दी स्त्रियोचित गुणों से, है? ऐसे तो बहुत फाय फाय बोलती रहती है। अब मास्टर साहब खड़ा किए, बस खैनी चुनाना शुरू। ठीक है, चलो बैठो, ठीक से खड़ा हुआ करो। चले बैठ जाइए आप लोग, थोड़ा सा और पढ़ के आइएगा श्रीमान। आज मैं प्रस्तावना की कक्षा आपके समक्ष लूंगा। ठीक है, यहीं से मैं आरंभ करना चाहूंगा। प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना कल मैंने बताया था, अभी बच्चे ने जवाब भी दिया, अच्छा जवाब दिया कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। यह उद्देश्य प्रस्ताव ही कालांतर में प्रस्तावना कहलाया, जिसकी अंतिम स्वीकृति 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा दी गई। इसे संविधान की कुंजी, संविधान की आत्मा जवाहरलाल नेहरू के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। इसके संबंध में एक विवाद उठा कि क्या यह संविधान का भाग है कि नहीं है। बेरुवाड़ी मामले में इसे संविधान का भाग नहीं माना गया, लेकिन केशवानंद भारती के मामले में इसे संविधान का भाग माना गया। और इसी कड़ी में 42वां संविधान संशोधन में प्रस्तावना में संशोधन किया गया। एक ही बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, और वह है 42, जिसको हम मिनी संविधान कहते हैं। उसमें कई भागों में संशोधन किए गए। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो सरकार पे यह आरोप लगाती है कि आप संविधान बदलने वाले हैं, संविधान तो पहले ही बदल दिया गया। जब 12 से अधिक संविधान संशोधन किए गए थे एक ही में, और वो था 42वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन हमेशा बदलते हुए परिस्थिति, लोगों की आकांक्षा और इच्छा के अनुरूप ही किया जाता है। इसलिए संविधान संशोधन की व्यवस्था हमने भारतीय संविधान में की, जो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया और जिसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में है, जिसकी जानकारी अभी हम देंगे। कि आज की कक्षा मेरी 3 भागों में है, छोटे छोटे भागों में है। एक प्रस्तावना, दूसरा सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का स्रोत क्या है, और तीसरा शेड्यूल, संविधान की अनुसूची कौन कौन सी है और कौन कौन सी अनुसूची को टिप्स पे रखना है। जैसे आपने कल तिथि को टिप्स पे रखा, समिति को टिप्स पे रखा, ठीक है कि नहीं? थोड़ा सा तोड़ तोड़ के पढ़िएगा तो आसानी होगी। और थोड़ा सा बस घर पे जाके आधा 1 घंटा बहुत हो गया, आधा घंटा कल एक बार कहते हैं ना कहानी की तरफ पढ़ भी लोगे तो भी चीजें, यदि ध्यान से कक्षा 2 घंटे पढ़े 2 घंटा का कर लेते हो और घर पे आधा घंटा कहानी की तरफ पढ़ लोगे 1-2 बार, तो मुझे नहीं लगता है कि प्रश्न का जवाब देने में कोई कठिनाई होगी। नहीं पढ़ोगे, छोड़ दोगे, तभी कंफ्यूजन रहेगा, स्वाभाविक है, क्या कि नहीं? जवाहरलाल नेहरू घुस जाएंगे के मुंशी में, के मुंशी घुस जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल में, जैसा कि उसके साथ हुआ। कि जब मैंने पूछा कि रियासत मंत्रालय, कल इसलिए मैंने लिखाया कि रियासत समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और नोट ध्यान रखें कि रियासत मंत्रालय सरदार पटेल के अध्यक्षता में गठित हुई थी और जिसके सचिव बीपी मेनन साहब। ये बातें मैंने कल बताई। यही बीपी मेनन थे जिन्होंने कूट निरपेक्ष आंदोलन शब्द दिया था, ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाएगी। तो हम लोग प्रस्तावना में है, तो प्रस्तावना की शुरुआत यहीं से करेंगे। बचपन में भी, स्कूल के दिनों में भी आप लोग को प्रस्तावना मास्टर साहब याद कराए होंगे, ठीक है? अच्छा स्कूल, एक सामने में स्कूल है, सरकारी विद्यालय है। मैं देखता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे, हम भारत के लोग प्रस्तावना की शुरुआत करते हैं। उसको कौन सा पीरियड कहते हैं? चेतना सत्र कहते हैं शायद स्कूलों में। ए सानू जी, आवाज कट रहा है क्या? देखिए तो,
इसको हम लोग चेतना सत्र के रूप में स्कूल के दिनों में जानते हैं। तो हम यहीं से शुरुआत करना चाहेंगे। सामने में लिखा भी हुआ है कि संविधान सभा ने इसे 22 जनवरी को स्वीकार किया और जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष रखा था। इस बात की जानकारी मैंने कल ही दे दी थी और यह प्रस्तावना के रूप में कराया गया, जिसको हम उद्देशिका भी कहते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में प्रीम्बल भी कहते हैं। ये तीनों बात इससे जुड़ी हुई है। ये सबकी कॉपी में नोट डाउन रहना चाहिए, ठीक है कि नहीं, आरंभ में ही, क्योंकि इसमें 3-4 चीजें काफी महत्वपूर्ण है। पहले भरवली सुन लीजिए। इसकी शुरुआत होती है, परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रस्तावना की शुरुआत किससे होती है? हम भारत के लोग से। हमने संविधान पहला दिन भी आपको बताया था कि सारी शक्ति का स्रोत कौन है? हम भारत के लोग हैं। देखते हैं जितना अभी नेता था सबका तत्व जनता मालिक है, ठीक है कि नहीं। कैसे नमन करता है अभी चुनाव के समय में जनता को, कि जैसे लगता है कि बाप रे कितना बड़ा ये सब जनता का सेवक है। और जैसे ही सत्ता मिलती है कि अहंकार में सब डूब जाता है, ठीक है, और पहचानने से ही इनकार कर देता है कि तुम कौन हो बच्चे, कहाँ से आए हो, निकलो यहाँ से। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि हम भारत के लोग से इसकी शुरुआत होती, और इसके बाद आता है दूसरा शब्द कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ भी बताए थे। एक ऐसा देश जिसके नीति बनाने में, कानून बनाने में किसी बाहरी देश का कोई प्रभाव नहीं है। भारत संप्रभु देश है। इसी क्रम में ये समाजवाद पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है। ये 3 शब्द इंपॉर्टेंट है और इसमें 2 शब्द जोड़े गए थे। ये 2 शब्द, हालांकि 42वां संविधान संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द को बाद में जोड़ा गया था। ध्यान रखिएगा कौन से 3 शब्द? समाजवाद, पंथ निरपेक्षता। फिर से बोल, कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे? समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। लोकतंत्र नहीं, अखंडता। पहला, दूसरा, तीसरा, अखंडता। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इस तीनों के अलग अलग अर्थ है। समाजवाद का अर्थ होता है कि अमीरी और गरीबी को कम करना। समाजवाद का क्या अर्थ होता है? अमीरी और गरीबी को कम करना। इसीलिए हम लोग वंचित समूह के लिए, दलितों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए ढेर सारी कल्याणकारी योजना चलाते हैं, ठीक है कि नहीं। तो उसको ध्यान रखना है। समाजवाद का अर्थ है कि अमीरी और गरीबी के बीच के अंतर को कम करना। पंथ निरपेक्ष के 2 डायमेंशन है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। दूसरा, राज्य सभी धर्मों को समान संरक्षण देगा। पहला क्या है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, और दूसरा, राज्य सभी धर्मों को समान संरक्षण देगा, समान अधिकार मुहैया कराएगा, ठीक है। तो ये है आपका पंथ निरपेक्ष। भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। मूल बिंदु पे आ जाइए। लोकतंत्रात्मक, लिंकन ने परिभाषित किया था कि लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाया गया एक तंत्र है। ये 18वीं लोकसभा का चुनाव में कौन हिस्सा लिया? हम हिस्सा लिए। 100 करोड़ जो मतदाता हैं वो हिस्सा लिया। भले ही उसमें 60% ही लोग हिस्सा लिए, लेकिन मतदान देने का अधिकारी तो है। एडल्ट यूनिवर्सल सफरेज है, वयस्क सार्वभौमिक मताधिकार है, कि जिसकी आयु मूल संविधान के अनुसार 21 साल थी, घटा करके 61वें संविधान संशोधन में 18 कर दिया गया। यदि आयु 18 साल की है, पागल दिवालिया नहीं है, भारत के नागरिक हैं, फोटो पहचान पत्र एपी का उसका चुनाव आयोग का मिला है, तो आप मतदान दें। और मतदाता सूची में आपका नाम हो, सिर्फ उससे नहीं होगा, मतदाता सूची में आपका नाम हो तो आप मतदान देने के अधिकारी हैं। तो हम लोग ही सरकार को क्या करते हैं? चुनते हैं, अपने लिए चुनते हैं, खुद के द्वारा चुना जाता है। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। और के समस्त नागरिक को 3 तरह का न्याय देते हैं। सामाजिक न्याय देते हैं,
आर्थिक न्याय देते हैं, राजनीतिक न्याय देते हैं। कल पूछेंगे हम कितने तरह का हम न्याय देते हैं, तो कहिएगा सर 3 तरह के न्याय दिए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से न्याय नहीं दिए जाते हैं? ए सामाजिक न्याय, पहले ध्यान से, ए सामाजिक न्याय, 2 आर्थिक न्याय, 3 सांस्कृतिक न्याय, 4 राजनीतिक न्याय। वो तो आज ना 24 घंटा के बाद तो कहा जाएगा, ठीक है कि नहीं? तो 3 न्याय कौन से? अब आप पूछिएगा कि सर ये सामाजिक न्याय क्या होता है, ये क्या बोला है? रोज सुनते हैं सर सामाजिक न्याय लाए हैं, सामाजिक न्याय लाए हैं। सामाजिक न्याय का अर्थ होता है कि सामाजिक असमानता, सोशल अनइक्वलिटी को कम किया जाना, किसी प्रकार के भेदभाव को दूर करने के दिशा में कानूनी और संवैधानिक प्रयास करना, तो ये होता है सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय क्या होता है? अभी बताए थे कि यदि अमीरी और गरीबी के बीच के अंतर को हम कम करें, गरीबों की आय के स्तर को बढ़ाएं, तो यह आर्थिक न्याय होता है, जो विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रम के माध्यम से संचालित की जाती है। राजनीतिक न्याय क्या है? अभी जो मैंने बताया था कि आर्टिकल 326 वयस्क सार्वभौमिक मताधिकार है, सबको मतदान देने का अधिकार है, जिसकी आयु 18 साल, वो राजनीतिक न्याय है। किसी को रोका गया है? आप लोगों में से वोट देने गए तो ऐसा नहीं हुआ कि इनजस्टिस तो नहीं हुआ, और हमको नहीं देने दिया। क्यों नहीं देने दिया? तो मतदाता सूची में नाम नहीं था। इनजस्टिस नहीं है, वो सिस्टम का फॉल्ट है, और आपका भी अनकॉन्शियसनेस है कि आप अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाइए। लगातार चुनाव आयोग के द्वारा ऐड आ रहा था, जो स्थानीय स्तर पे जो अधिकारी हैं, आप एक मैसेज कर देते तो आपका नाम मतदाता सूची में जुड़ जाता। लोकतंत्र में जागरूकता बहुत जरूरी होती है। जितना लोकतंत्र सफल होगा तब आप उतना जागरूक रहिएगा। 1952 की तुलना में जब पहला आम चुनाव हुआ था, उसकी तुलना में आज मतदाता कहीं अधिक जागरूक है। उन्हें अपने भरे बुले की पहचान है, पैसा भी ले लेता है और अन्य साधन भी ले लेता है। अब वोट अपने मन से ही करता है, ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाए, मतलब पैसा भी नहीं छोड़ेगा, ठीक है कि नहीं? हमारे यहाँ काम करने वाली है, कही कि पैसा दिल गई 200 तो करने दे भाई, मैंने पैसा ले ली, ठीक है कि नहीं? लेकिन वोट वो अपने मन से ही दी। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है, अब वोट क्यों दी माननीय मुख्यमंत्री जी को, वो भी हम खुद पूछे तो क्यों? तो शराबबंदी हो गया, तो उसके दिमाग में ये शराबबंदी बैठा हुआ, क्योंकि उसका पति पहले शराब पी के आता था, रोज पीटता था। तो महिला किस चीज पे वोट देगी, ये बड़ा गूढ़ प्रश्न है। ये चीज का सर्वे कोई कर पाएगा? सब कहेगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी फेल करेंगे। फेल नहीं किए, महिला चुपचाप खेला हो बे। बात समझे कि नहीं समझे? और तुम कितना भी सोचोगे कि महिला को हम जो सिखा के भेजे हैं वही नहीं करेगी, वो उसके मन में जो रहेगा, जो चीज बैठा हुआ रहेगा, वही काम वो करेगी। मूल बिंदु पे आ जाइए। खैर, मूल बिंदु यह है कि 3 तरह का न्याय है। और स्वतंत्रता कितनी है? तो विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है? विचार मतलब तुम्हारा जो विचारधारा है, किसी पार्टी की विचारधारा साम्यवादी विचारधारा होती है, दक्षिणपंथी विचारधारा होती है, मध्य मार्गीय विचारधारा होती है, विभिन्न तरह की विचारधारा होती है। अभिव्यक्त, इस विचार को बोलने की स्वतंत्रता। एक लड़का पूछा कि सर अभिव्यक्ति क्या होता है? हम कहे यही जो तुम बोले हो, तुम बोलने की आजादी है, क्या है? अभिव्यक्ति है, ठीक है कि नहीं? धर्म और उपासना, हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। हम सनातन धर्म को अपनाते हैं, और हमको उपासना करने का मन गिरजाघर में होगा तो हम जाके उपासना करेंगे गिरजाघर में जाके। हमको मस्जिद में जाकर मन होगा मस्जिद में करेंगे। तो मुसलमान है, उसको मन होगा कहीं मंदिर में जाने का। हमारा दोस्त तब कहीं था, जब हम लोग विद्यार्थी जीवन में मंदिर जाते, वो भी मंदिर जाता था, बैठता था, बैठ कर हम लोग भी जाते थे शाम के समय में, ठीक है कि नहीं? तो उपासना क्या ऐसा थोड़ी है कि वो उस उपासना को स्वीकार कर लिया तो विधर्मी हो गया? ऐसा तो हमारे यहाँ संवैधानिक प्रावधान है, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। इसके अलावा प्रतिष्ठा और अवसर की समता है। प्रतिष्ठा की समता है, तुम आ रहे होगे तो किसी जगह पे रोक करके आपको नाश्ता नहीं दिया होगा 2 डंडा, इधर से जाओगे तो खाना में 4 डंडा नहीं देगा। यही तो प्रतिष्ठा। पुलिस राज्य में क्या होता कि साइकिल रोक के 2 डंडा देते बेवजह,
लेकिन कल्याणकारी राज्य में क्या होता है, प्रतिष्ठा की समता होती, ठीक है कि नहीं। तो यह है प्रतिष्ठा की समता। अवसर की समता, सबको समान अवसर उपलब्ध है। पहले इन लोग को सेना में नहीं दिया जाता था, अब ये लोग सेना में भी जा सकती है, अधिकारी हो सकती है, जो जिस पद पे भी चाहे वहां तक जा सकती है। बहुत ज्यादा प्रोविजन था, उसको रोका गया था, लेकिन अवसर की समता है। इसके आड़ में ये अवसर की समता मूल अधिकार में भी है, आर्टिकल 16, ठीक है कि नहीं। तो अवसर की समता प्राप्त करने के लिए और उसके समस्त व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए संकल्पित होकर आज दिनांक 26 नवंबर, कल पढ़ चुके हो, 26 नवंबर को हम लोग माघ शुक्ल सप्तमी विक्रमे संवत 2006, इसको भी याद रखिएगा, तो हम लोग संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्मित करते हैं। तथ्य के लिए दो चीज है, 26 नवंबर 1949 ये विक्रमे संवत 2006, नेपाल में विक्रमे संवत चलता है। हम लोग क्या कौन संवत चलता है, शक संवत चलता है। हम लोग क्या कौन संवत चलता है, हम लोग क्या शक संवत चलता है, ठीक है कि नहीं। तो ये आपका प्रस्तावना है और इसी प्रस्तावना को आपको लिखना है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। और प्रस्तावना में कितने बार संशोधन किए गए हैं, एक बार। कितने शब्द जोड़े गए हैं, 3 शब्द। अब तीसरा एंगल पढ़ना है, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो संविधान का भाग बेरुबारी मामले में कहा गया नहीं, लेकिन कालांतर में केशवानंद भारती मामले में कहा गया कि संविधान का भाग है, आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। और उसी पृष्ठभूमि में 42वां संविधान संशोधन के आलोक में संशोधन किए गए और 3 शब्द जोड़ा गया, पहला, दूसरा और तीसरा। हो गया खत्म, प्रस्तावना खत्म। तो भरवली खत्म हो गया ना, समझ में आ गया ना। अब क्या करेंगे, अब बिना कॉपी पे तो लिखे हुए, अब बिना पूछताछ किए हुए तो छोड़ेंगे नहीं, तो लिखो। अब लिखना शुरू कीजिए। प्रस्तावना, प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है, आत्मा और कुंजी। प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा और कुंजी है, जो संविधान के मूल उद्देश्य को निर्धारित करता है, उल्लेख करता है, ठीक है। प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया, प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया, प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया, लगा देना। प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया, ठीक लगाना। जबकि इसकी भाषा, की प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जबकि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जबकि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। कहां से लिया गया है, कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। दो बातें हैं जो भूल सकते हैं कि प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया, प्रस्तावना की भाषा वो तो आज ना, कल
कल हो जाएगा। प्रस्तावना का विचार कहाँ से वो घुल जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना का विचार, प्रस्तावना का विचार, 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 भाषा, भाषा, ऑस्ट्रेलिया, 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 अमेरिका। तो कम से कम इतना रटे तो अब तो बोलने की स्थिति में रहोगे, ठीक है कि नहीं। अब ये कि किसका विचार, प्रस्तावना का विचार, किसकी भाषा, प्रस्तावना की भाषा, कहां से, कहां से, ऑस्ट्रेलिया से। ऐसा नहीं तुम लोग कह देना कि तुम लोग से डर लगता है हमको। कल पूछे थे ना, तो पूछे आम, बोली इमली। पूछा था मैं, आप कल पूछूंगा कि प्रस्तावना की भाषा कहां से लिया गया। ऐसा नहीं कि पार्लियामेंटो सुधार, अपने मन से ही कुछ बोल देना है, तब तो कोई बात ही नहीं है। ऐसा काम मत करना। हाँ ठीक है, प्रस्तावना का ऑस्ट्रेलिया नहीं रहा तो कनाडा बोल दिए तो कोई लगा ना, कम से कम क्वेश्चन समझ रहे हैं। जैसे वो बच्चा से पूछे कहाँ से, उससे पूछे किसी से तो तारीख गलत बोला। नहीं, किसका तारीख, प्रारूप समिति की तारीख 29 अगस्त की जगह 22 जनवरी। लेकिन हम समझे ना कि कम से कम वो क्वेश्चन को समझ गया है, याद नहीं किया या भुला गया, तो 29 अगस्त की जगह वो 22 जनवरी बोल रहा है। समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो ऐसा नहीं कि वो कह देता कि मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार, तब लगता कि हम किसको पढ़ा रहे हैं, अपना माथा अपने फोड़ने के समान हो जाता। तो ऐसा चुप रह जाइए, लेकिन नहीं समझ में आए तो उल्टा पुल्टा आंसर मत बोलिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब आइए, ये दो बात अब लिखेंगे। प्रस्तावना, जवाहरलाल, नेक्स्ट पॉइंट करके लिखो, पॉइंट करके अच्छा लगेगा। प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में, उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में जवाहरलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष रखा। संविधान सभा के समक्ष रखा। संविधान सभा के समक्ष रखा, जिसे 22 जनवरी, जिसे 22 जनवरी 22 जनवरी 1947 को, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। ये दोनों तारीख कभी भूलिएगा नहीं। 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। चलिए, ये इंट्रोडक्शन पहला भाग क्या हुआ, मतलब किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसको खंड खंड करके पढ़िए तो याद रहेगा। तो इस परिचय में दो चार बातें क्या थी महत्वपूर्ण, कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है जी है। इस टॉपिक, इस परिचय में दो चार बातें क्या है महत्वपूर्ण, कि प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में जवाहरलाल नेहरू ने रखा। किस तारीख को रखा, 13 दिसंबर को रखा 1946 को। कब पारित हुआ, और मूल बातें क्या थी, प्रस्तावना का विचार अमेरिका के द्वारा। अब भाषा, ये तो याद रखना है परिचय कंप्लीट। अब दूसरा भाग, मतलब खंड खंड करके जब देखते हैं तो दूसरा भाग है कि प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग से। सारी सत्ता किसमें निहित है, सारी शक्ति का स्रोत कौन है, हम भारत के लोग। तो लिखेंगे प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से होती है। हम भारत के लोग से होती है, अर्थात सारी शक्ति का स्रोत
अर्थात सारी शक्ति का स्रोत। सारी शक्ति का स्रोत। सारी शक्ति का स्रोत। सारी शक्ति का स्रोत। ठीक है, सारी शक्ति का स्रोत हम भारत के लोग हैं। हम भारत के लोग हैं। हम भारत के लोग हैं। ओके, चलिए अब क्या क्या उल्लेखित है प्रस्तावना में। तो प्रस्तावना में जो शब्द है उसको ध्यान रखिए। उल्लिखित है प्रभुता संपन्न, उल्लिखित है समाजवाद, उल्लिखित है पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। इन सब का अर्थ को जानना चाहिए। इसके अर्थ को ऑलरेडी जान चुके हैं। इसके अर्थ को जानना है तो लिखेंगे प्रस्तावना के विभिन्न शब्दावली महत्वपूर्ण है। प्रस्तावना में विभिन्न शब्दावली महत्वपूर्ण है। विभिन्न शब्दावली, शब्दावली, ग्लॉसरी, अंग्रेजी में कहते हैं ग्लॉसरी। शब्दावली महत्वपूर्ण है। शब्दावली महत्वपूर्ण है। फर्स्ट, सबसे पहले क्या है महत्वपूर्ण, ये तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि किसी भी देश जो नीति बनाता है उस पर बाहरी देश का प्रभाव का न होना, यह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। तो भारत एक सॉवरेन स्टेट आए थे ना, कि सॉवरेनिटी की अवधारणा किसने दी थी, जॉन बोडिन ने। ये सब फर्स्ट क्लास में किया था मैंने, ठीक है कि नहीं। फिर से मैं याद करवा दे रहा हूं तो ध्यान रखिएगा कि प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है कि देश के नीतियों बनाने में किसी बाहरी देश का प्रभाव का न होना। एक लाइन में खत्म है, सीख ही लो। पहला संप्रभुता। पहला शब्द महत्वपूर्ण कौन सा है, संप्रभुता। संप्रभुता लिखो ना, संप्रभुता, कोई दिक्कत नहीं है। संप्रभुता का अर्थ लिख लो। देश के नीति बनाने पर का अर्थ लिख लो डैश करके, या लिखे हुए हो तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। जो नहीं लिखा होगा, जो भूस्कौल होगा, तुम्हारी तरह बहुत तेज नहीं होगा, उस तरह का विद्यार्थी होता है। हम तो सबको लेकर चलेंगे ना, ठीक है नहीं, बात समझ गए ना। हाँ, तो क्या लिखे, देश के नीति बनाने पे किसी बाहरी देश का प्रभाव का न होना। देश की नीति बनाने पर किसी बाहरी देश के प्रभाव का न होना। किसी बाहरी देश के प्रभाव का न होना। दूसरा, समाजवादी। दूसरा शब्द कौन सा है, समाजवादी है। समाजवादी का अर्थ बोलो, कि अमीरी और गरीबी के बीच के अंतर को कम करना। लिखेंगे समाजवादी का अर्थ है अमीरी और गरीबी के बीच के अंतर को, अमीरी और गरीबी के बीच के अंतर को कम करना। अमीरी और गरीबी के बीच के अंतर को कम। अमीरी और गरीबी के बीच के अंतर को पंथ निरपेक्ष। तीसरा शब्द है पंथ निरपेक्ष, सेकुलरिज्म जिसको कहते हैं, पंथ निरपेक्ष, जिसको हम लोग सेकुलरिज्म कहते हैं, पंथ निरपेक्ष। ये पंथ निरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ है, अभी लिखाए थे आए थे कि राज्य का अपना कोई धर्म। तो लिखेंगे पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। और 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 सभी धर्मों को समान संरक्षण देगा। और
सभी धर्मों को समान संरक्षण देगा और सभी धर्मों को समान संरक्षण देगा और सभी धर्मों को समान संरक्षण देगा। अब आ जाइए, चौथा शब्द है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेसी लिख लो, लोकतंत्र लिख लो। लोकतंत्र किसको कहते हैं? तो बचपन से पढ़ रहे होंगे, लिंकन के अनुसार लिखिए। लिंकन के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति थे लिंकन। लिंकन के अनुसार लोकतंत्र लोगों का लोगों के लिए, लोकतंत्र लोकतंत्र लोगों का, लोकतंत्र क्या है? तो लोगों का लोगों के लिए। लिंकन के अनुसार, लोकतंत्र के अनुसार नहीं, लिंकन के अनुसार लोकतंत्र लोगों का लिए, लोगों का लोगों के लिए, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा चलाया गया शासन है। और लोगों के द्वारा चलाया गया शासन है। लोगों के द्वारा चलाया गया शासन है। ठीक है, लोगों के द्वारा चलाया गया, लोगों के द्वारा चलाया गया कौन? लोकतंत्र। तो वो हो गया। ठीक है, गणराज्य। अब गणराज्य का अर्थ लिख लो, गणराज्य। गणराज्य, गणराज्य का अर्थ होता है कि राज्य का प्रधान, राज्य के प्रधान का निर्वाचन होगा। ठीक है, राज्य का प्रधान का निर्वाचन होगा। राज्य के प्रधान का निर्वाचन होना, राज्य के प्रधान का निर्वाचन होना, राज्य के प्रधान का निर्वाचन होना। ठीक है, अब राज्य के प्रधान का निर्वाचन होना, तो भारत में राज्य का प्रधान कौन है? राष्ट्रपति है। और राष्ट्रपति के पद का निर्वाचन होता है। तो भारत एक गणराज्य है। यहाँ राज्य के प्रधान का क्या होता है? निर्वाचन। ये बात है कि उस निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं, मनोनीत सदस्य हिस्सा नहीं लेते। जब आप राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो लिखवाएंगे, अभी समझा रहे हैं। और समझाने के कड़ी में इसको ध्यान रखिएगा कि भारत में राज्य का प्रधान कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। अभी प्रधानमंत्री को भी शपथ दिलाएंगे 2 दिनों के बाद, 3 दिनों के बाद। ठीक है, एग्जिट पोल के नतीजे उसी रूप में आए तो मोदी सरकार तीसरी बार, नहीं आए तो खड़गे सरकार या राहुल की सरकार पहली बार। जो भी होगा वो तो एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल तो है नहीं, कुछ भी हो सकता है। तुम्हारे हमारे मन की चाहत को वो 10,000 सर्वे, ठीक है, साइंटिफिक सर्वे होता है, मोटे तौर पे आकलन कर लिया जाता है कौन सा गांव, कौन सा क्षेत्र, स्त्री पुरुष, जाति, धर्म, ठीक है, फैक्टर है, उन सबका गुना भाग जोड़ घटाओ, ये भी एक पढ़ाई है। पढ़ाई को कहते हैं साइफोलॉजी। और जो पढ़ता है उसको साइफोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है कि नहीं? ये साइफोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है। चुनाव का विश्लेषण करना, ये वर्ड जान लो, संविधान पर कॉपी के ऊपर में लिख लो साइफोलॉजी क्या होता है। लिख लो साइफोलॉजी, साइकोलॉजी नहीं, साइफोलॉजी लिखेंगे, साइफोलॉजी। साइफो स्पेलिंग जो साइकोलॉजी का होता है, साइफोलॉजी, साइफोलॉजी। ओ जी, सुनो जी, साइफोलॉजी। साइफोलॉजी क्या है? चुनाव का विश्लेषण करने का अध्ययन, चुनाव के विश्लेषण करने का अध्ययन, चुनाव का विश्लेषण करने का अध्ययन।
चुनाव के विश्लेषण करने के अध्ययन को क्या कहते हैं? चुनाव के विश्लेषण करने के अध्ययन को क्या कहते हैं? चुनाव के विश्लेषण करने के अध्ययन को क्या कहते हैं? समझ में आ गई ना? एक सामयिक शब्द है। सामयिक होता है जो एकदम चल रहा शब्द है, ठीक है, चर्चा वाले शब्द है। उसको भी ध्यान को, संजोग से पॉलिटी ही पढ़ रहे हो, संविधान ही पढ़ रहे हो तो और अच्छा हो गया कि बातचीत के दरमियान, इसलिए हमसे हमेशा बातचीत करते रहो। हमसे बातचीत करते रहोगे क्लास में, ठीक है कि नहीं? मैंने हम जब बातचीत करते रहे थोड़ा रिस्पॉन्ड करो, जिससे कि कुछ नए नए चीजों को तुमको सीखने का अवसर मिलेगा। मूल बिंदु पे आ जाइए। तो मूल बिंदु था गणराज्य। तो भारत गणराज्य है ना? क्यों गणराज्य है? क्योंकि भारत का राज्य का प्रधान निर्वाचित होता है। और राज्य का प्रधान कौन है? राज्य का प्रधान राष्ट्रपति है, जिनका चुनाव कैसे होता है? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं, सभी निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं। क्लियर हुआ? इसको उस जगह पे, अपने जगह पे लिखाएंगे। रणनीति पढ़ाए थे ना, कौन सा टॉपिक कहाँ पढ़ना है वो सब लिखा हुआ है। राष्ट्रपति के दिन पहले भाग में तो यही सब चीज की चर्चा होगी, ठीक है? आगे चलिए। अब आइए कि कितने तरह का न्याय देते हैं? 3 तरह का न्याय देते हैं। कौन से न्याय? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक भेदभाव में कमी करना। संविधान, कानून के विभिन्न टूल्स के माध्यम से समाज में असमानता को कम करना, भेदभाव को कम करना सामाजिक न्याय है। आर्थिक न्याय क्या है? आर्थिक न्याय है कि विभिन्न कार्यक्रमों को माध्यम से जो आर्थिक असमानता है उसमें कमी करना, अमीरी और गरीबी के बीच के अंतर को कम करना इकोनॉमिक जस्टिस है। आज देखते हो कि गरीबों को की हालात पहले था दरिद्र, कि खाने का भी नहीं होता था। आज कम से कम खाने के लिए उसके घर में 2-4 किलो अनाज जरूर होते हैं, ठीक है कि नहीं? तो थोड़ा सा जागरूक है, उसका मकान भी बन ही जाता है, और मकान बन जाता है तो शौचालय भी आ ही जाता है। इतना जब हो जाता है तो बिजली भी पहुंच ही जाती है। बगल में बच्चों के लिए स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, पोषण आहार भी उपलब्ध है। झगड़ा उगड़ा करके भी पोषण आहार ले ही लेती है, ठीक है कि नहीं? इतना कंसंसनेस आ ही गया है, और ये सब सरकार के द्वारा ही संभव हो पा रहा है। गवर्नेंस के द्वारा ही ये सब चीजें क्या है, पहुंचाई जा रही है। मूल बिंदु पे आ जाइए। ये सब एकदम बेसिक चीजें हैं। स्वास्थ्य स्तर पर आशा कार्यकर्ता गांव में काम करती हैं, ठीक है कि नहीं? आंगनवाड़ी सेविका बच्चों के पोषाहार की व्यवस्था में जुटी होती हैं। तो ये सब काम ग्रामीण स्तर पे आप देखते होंगे कि गवर्नेंस पहुंचा रहा है विभिन्न माध्यमों से। वगैरह की सुविधा वो तो स्थानीय जो जिला एजेंसी है उसके माध्यम से सड़क भी आपको हर गांव तक मोटे तौर पे पहुंची गई है। पक्की सड़क नहीं पहुंच पाई तो 2000 ईस्वी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और उसके उपरांत मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से भी कच्ची सड़क तो पहुंची गई है हर जगह। अब हो सकता है कि आपके गांव में एक आध लोगों के तक नहीं पहुंची हो, लेकिन सामान्यतः 90% केस में आपके घर तक सड़क पहुंची है कि नहीं पहुंची है? ये सारी बातें जो मैंने कहा है ये पहुंचा है कि नहीं पहुंचा? हाँ। अब उसकी गुणवत्ता अलग चीज है, उसका गुणवत्ता मतलब क्वालिटी अलग चीज है, लेकिन पहुंचा जरूर है। मूल बिंदु पे जाइए। जैसे यहां भी सड़क पहुंचा है लेकिन टूटी हुई है, ठीक है कि नहीं? बिजली पहुंचा है लेकिन स्कैटर्ड तार है। पहुंचा तो सब चीज है लेकिन क्या है, स्कैटर्ड है। विकसित देशों में क्या होता है, अरेंज होता है। विकसित देशों में सब कुछ बड़ा सिस्टमेटाइज होता है, ठीक है कि नहीं? हमारे यहाँ चोरी हो जाती है तो जब तक फोन नहीं करोगे थाना में तब थाना रिस्पॉन्ड नहीं लेगा। अमेरिका में होती है तो अमेरिका के थाना में ऐलान बजने लगता है कि किस एरिया में चोरी हुई है। अब पुलिस वहां पहुंच जाती है क्योंकि सब कुछ वहां क्या है, टेक्निकल है। हमारे यहाँ पेट्रोल पंप में गाड़ी में तेल भराओगे चोरी कर लेता है, अमेरिका में चोरी नहीं होता है। अमेरिका में एक बिहारी गया, ठीक है, अपने जान पहचान के थे बिहारी, पहुंचे, उनके वहां चाचा मामा थे, कहें कि जाओ पेट्रोल पंप संभालना, मेरा तो कोई है नहीं। पेट्रोल पंप पे बिहारी एक्शन दिखा दिए, डंडी मारना शुरू कर दिए।
डंटी मारना शुरू कर दिए, पेट्रोल आ गया। ठीक है कि नहीं? क्योंकि इनको ऐसा लगा कि पेट्रोल जो है तो हम डंटी मारेंगे तो 50 लीटर 100 लीटर तेल बच जाएगा, तो हम चोरी कर लेंगे। अब वहां इसके लिए अपराध बना गया, 3 साल की सजा है। टैंकर जब आया पकड़ लिया। क्या पकड़ा? तेल इसमें अधिक है, भागे। हर जगह हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ ये चीज पकड़ में नहीं आ पाती है, ज्यादा डिजिटलाइजेशन नहीं है, डिजिटलीकरण जिसको हम लोग कहते हैं, ऑटोमेशन नहीं है, नहीं तो वो भी चोरी यहाँ पकड़ी जा सकती है। ठीक है, मूल बिंदु पे आ जाइए, तो वहां कुछ थोड़ा सा सिस्टमेटाइज है। हम लोग सिस्टमेटाइज करने की, हम लोग भी जाइएगा तो वो पेट्रोल में वो मारेगा, क्या कहते हैं आप, कहिएगा 10 लीटर तो ड्रिंक करेगा, वो सब करेगा, लेकिन उसी में डंटी मार देगा। ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाइए। मतलब ऐसे ऐसे ढेरों एग्जाम्पल्स है कि विकसित देश में क्या होता है, विकसित देश में सड़कों पे भी हेलीकॉप्टर उतार सकते हैं। हमारे यहाँ सड़कों पे हेलीकॉप्टर, गाड़ी तो गड्ढा में फंस जाता है, हेलीकॉप्टर का क्या हाल होगा सो समझ जाओ। ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाइए फिलहाल। तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, इसको देखेंगे तो देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, प्रस्तावना में, प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय दिए गए। तीन तरह के न्याय दिए गए, 3 तरह के न्याय दिए गए हैं। पहला, सामाजिक, सामाजिक। दूसरा, आर्थिक। तीसरा, राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक में लिख दो सामाजिक न्याय, अब लिखो सामाजिक न्याय, देखो ना, सामाजिक न्याय डैश, सामाजिक न्याय डैश। क्या होता है सामाजिक न्याय? तो सामाजिक भेदभाव में कमी करना, सामाजिक भेदभाव में कमी लाना सामाजिक न्याय है, सोशल जस्टिस है। सामाजिक भेदभाव में कमी करना या कमी लाना सोशल जस्टिस है। सोशल जस्टिस है, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, अंग्रेजी में तो कहते हैं सोशल जस्टिस, हिंदी में कहते हैं सामाजिक न्याय। इसका लिखो आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय होता है अमीरी और गरीबी के बीच के अंतर कम करना, अमीरी और गरीबी के बीच के अंतर को कम करना, अमीरी और गरीबी के बीच के अंतर को कम करना, अमीरी और गरीबी के बीच के अंतर को कम करना, कम करना। कैसे कम होता है? विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से, कानून के माध्यम से, इसके माध्यम से हम अमीरी और गरीबी के बीच के अंतर को कम। 50 साल पहले का भारत, अब 50 साल बाद के भारत में क्या है, अंतर है। ठीक है, पहले बंधुआ मजदूरी होती थी, आज मजदूर जितना मेहनत करेगा उतना पैसा कमा सकता है। 500 से 700 800 रुपया तो निश्चित रूप से कमा सकता है, पूरे महीने 15 से 20 हजार रुपया कमा सकता है, और अपने बच्चों को मिला जुला करके शिक्षा की व्यवस्था वो कर सकता है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, प्राइवेट शिक्षा पद्धति थोड़ी महंगी है, लेकिन कहने का अर्थ है कि स्कूल, सरकार के स्कूल्स हैं, स्थानीय स्तर पे ट्यूशन सेंटर, हमारे यहाँ दोनों मैकेनिज्म चलती है, सरकारी मैकेनिज्म भी चलती है और प्राइवेट मैकेनिज्म भी चलती है।
आपको आगे बढ़ना है तो प्राइवेट का भी सहारा ले सकते हैं, और सरकारी भी आपके पास तत्काल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्थित है। मूल बिंदु पहले ही मैंने कहा कि गुणवत्ता हर जगह अलग अलग है। बनगांव में जाओगे, बनगांव एक गांव है सहरसा में, जहां गांव में रिटायर्ड आईएएस लोग, इंजीनियर एंड चीफ, बड़े बड़े अधिकारी लोग जाकर के स्कूल में पढ़ाते हैं, नहीं फ्री, ठीक है कि नहीं। तो स्वाभाविक है कि अन्य टीचर भी खूब मेहनत से पढ़ाते हैं, और आपके गांव में आपका रिटायर कोई ऑफिसर आएगा, वो काम करेगा, बहुत तरह का रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है सीनियर्स का, जो आगे बढ़ गए हैं उनका, ठीक है कि नहीं। एक आदमी सुधार नहीं करता है, जब तक कि सभी लोग मिलते नहीं है। सरकार व्यवस्था कर सकता है, सुधार करने का काम सबकी जिम्मेदारी में आता है। मूल बिंदु पे आ जाइए, है ना, एक गांव का नाम, और उस गांव के बच्चे आज हर साल यूपीएससी के रिजल्ट में 2 4 5 यूपीएससी क्वालिफाई करते रहते हैं, और इंजीनियरिंग, मेडिकल और अन्य एसएससी, रेलवे तो बहुत आम बात है। मूल में आ जाइए, क्योंकि बेस उस स्कूल से क्या है, वेतन मिलता है। एक अधिकारी आपको पढ़ाता है, ठीक है कि नहीं, एक सफल व्यक्ति आपको पढ़ाता है, उसके पढ़ाने का तरीका, उसका जो नॉलेज है, जो प्रिस्क्रिप्ट डिफाइंड नॉलेज आपको बताएगा, जो समसामयिक चीजें हैं उनको जोड़ करके बतलाएगा, जो कमीशन का, कंपटीशन का डिमांड है। एक असफल व्यक्ति जो पढ़ाएगा, उसके दोनों में क्या है, दोनों में गुणात्मक अंतर होगा, ठीक है कि नहीं। इस संभावना से आप इंकार नहीं कर सकते। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि हमने अभी आपको बताया कि आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। तो राजनीतिक न्याय आर्थिक हो गया, राजनीतिक न्याय क्या है? राजनीतिक न्याय है कि सबको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सबको वोट देने का अधिकार मिला कि नहीं मिला, ठीक है कि नहीं। स्वाति मुंगेर गई वोट देने के लिए, गई गई थी कि नहीं, कि नहीं दी वोट, दी, हाँ, तो आगे तो बंदूक उंदूक रखती है मुंगेर के आदमी से, हाँ ज्यादा मुंह हाथ नहीं लगाना, बाप सीधे कहते हैं बरगाई के दिखाइयो आर के तोरा हम की, दिखाइयो आर क्या ढिच्चू शुरू, आगे लिखो, नेक्स्ट। हाँ, कहाँ थे हम लोग? लोग मिथिला की है, एक बार डांट देंगे तो बेहोश हो जाएगी, और मुंगेर की है, तो डांटेंगे भी तो कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक, मास्टर साहब पहचाने छो हमरा आर के की, आगे लिखिए। कहाँ थे हम लोग जी? लिखो ना राजनीतिक न्याय, 5 मिनट से बोल रहे हैं तो नहीं लिख रहा है, लिखो राजनीतिक न्याय डैश, राजनीतिक न्याय डैश, लिखो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, अंग्रेजी में कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जो लिखना है लिख लो। हाँ, मताधिकार या मताधिकार लिख लो, कोई बात नहीं है, सबको मिला है, जिसकी आयु और बात का अपाक दिवालिया, सबको मिला ना। किस आर्टिकल के तहत? 326, वेरी गुड। किस आर्टिकल के तहत? ब्रैकेट में लिख दो 326, 326, 300, 300, 300, 300, क्या क्या? मताधिकार, हाँ इतना ही बोलते तो भी हम समझ जाएंगे। मताधिकार में ही बोलने में दिक्कत, मत मत मत, हम समझ जाएंगे कि हाँ हाँ हम बुझ गए कि मत है, मत का अधिकार। किस अनुच्छेद में? किस अनुच्छेद में? 326 में, इसको भूलना नहीं है। आगे लिखिएगा, कितनी स्वतंत्रता दी गई है? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की। तो लिख देंगे प्रस्तावना में, प्रस्तावना में विचार अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास, धर्म उपासना की, विश्वास, धर्म और उपासना की,
धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई। ठीक है, कौन सा स्वतंत्रता दिया गया पूछेंगे हम इसमें। कौन सी स्वतंत्रता दी गई है? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की। पूछेंगे कि प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। ए विचार, 2 अभिव्यक्ति, 3 विश्वास, 4 धन अर्जित करने की। शायद समझ गए होंगे, क्लियर हो गया ना। ऐसा नहीं कि है धन अर्जित करने की स्वतंत्रता हमारे देश में है, नहीं, वो मूल अधिकार में भी नहीं रहा। आगे चल के पढ़ेंगे उसको 1-2 दिनों के बाद, लिखिएगा। बस इतनी स्वतंत्रता आपको प्राप्त है, और सारी चीजें समझने के लिए थी कि प्रतिष्ठा, अवसर की क्षमता। और इसको मैं भेज दूंगा इस पीडीएफ को, इसको कॉपी में प्रस्तावना को नोट कर लेना, और वर्तमान से लेकर भविष्य तक रट लेना। इसे कभी भी कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपके लिए बेहतर होगा। मतलब किसी भी चीज के लिए मैं जल्दी नहीं कहता हूं, लेकिन इसको मैं कहूंगा कि रट लेना है, रटना है। क्या करना है? ठीक है, एक एक स्टेंजा करके, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में, ठीक है, एक एक स्टेंजा करके आप उसको धीरे धीरे एक आध सप्ताह में याद कर लीजिए, बोलने का अभ्यास कीजिए। ऐसे ही प्रस्तावना आपके कंट्रोल में आ जाएगी। और सारी बातें आप प्रस्तावना में लिख चुके हैं। इस प्रस्तावना में भारतीय संविधान को हमने कब स्वीकार किया है? 26 नवंबर। पूछेगा कि कब स्वीकार किए हैं। 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? संविधान दिवस। 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? कल भी मैंने बताया था आपको कि 26 नवंबर को संविधान दिवस। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ हमारा प्रस्तावना का ये भाग भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। इस किसी में कोई शब्द में कोई कंफ्यूजन हो तो हमसे पूछ सकते हैं। इसके बाद आता है तीसरा भाग, और तीसरा भाग है कि क्या यह प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं है। तो विभिन्न मामलों में, वादों में, ठीक है, न्यायिक कार्यवाही के दौरान क्या कहा गया है उसका मैं उदाहरण करना चाहूंगा। तो अब मैं आगे बढ़ूं। किसी को कोई शब्द में कंफ्यूजन है तो हमसे पूछ सकता है, नहीं कंफ्यूजन है तो आगे बढ़िए, लिखो आगे। अब लिखो, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? लिखो, लाल कलम से लिख लो। क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? देखिए, बेरूबारी मामले में, बेरूबारी, बेरू बेरूबारी बेरूबारी मामले में, बेरूबारी मामले में इसे संविधान का भाग नहीं माना गया। संविधान का भाग नहीं माना गया। संविधान का भाग नहीं माना गया। लेकिन केशवानंद भारती, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, बनाम, बनाम नहीं समझते हो? जैसे कल भारत बनाम बांग्लादेश के बीच न्यूयॉर्क में मैच हुआ, बांग्लादेश के बीच हुआ था ना वार में मैच, और भारत जीत गया, तो बनाम हुआ ना वर्सेज। ठीक है, तो भारत बनाम बांग्लादेश के बीच, सॉरी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बीच 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने, 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने, 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने
1973 सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया, पहला पॉइंट, यह निर्णय दिया, पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर 1 लिखो पहला, कि यह संविधान का भाग है, यह संविधान का भाग है। तो सबसे पहले किसने कहा कि यह संविधान का भाग है? केशवानंद भारती मामले में कहा गया यह संविधान का भाग है। दूसरा पॉइंट क्या कहा? इसमें संशोधन भी कर सकते हैं। तो लिखिएगा दूसरा पॉइंट, इसमें संशोधन भी कर सकते हैं, इसमें प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं। तो लिखना प्रस्तावना में संशोधन भी कर सकते हैं। ठीक है। और तीसरा, संशोधन भी कर सकते हैं, लिख लिए, शोधन भी कर सकते हैं। और तीसरा है कि यह न्याय योग्य नहीं है, परिवर्तनीय नहीं है, मैंने इसको हम न्यायालय से लागू नहीं करा सकते। तो लिखिएगा यह न्याय योग्य नहीं है, 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 यह न्याय योग्य नहीं है। बस इन्हीं शब्दों के साथ हमारा प्रस्तावना क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब जब भी कोई चैप्टर समाप्त होता है तो क्या पढ़ते हैं? तो बूस्टर फैक्ट लिखेंगे, बूस्टर फैक्ट, महत्वपूर्ण बातें। बूस्टर फैक्ट का मतलब है महत्वपूर्ण बातें। पहले हम महत्वपूर्ण लिखाते थे, ठीक है, उसके पहले मुझे भूलना है, भूलना नहीं है, वो लिखाते थे। लेकिन कोरोना के बाद शब्द चर्चा में आया बहुत, बूस्टर, बूस्टर डोज, तो हम भी लिखाने लगे बूस्टर डोज की जगह लिख दिया बूस्टर फैक्ट। माने तुमको क्या करेगा? ये बूस्ट करेगा, मजबूती प्रदान करेगा, ठीक है कि नहीं? लेकिन है महत्वपूर्ण तथ्य। जब परीक्षा देने जाओगे और भवन में बैठोगे तो कई क्वेश्चन तुमको बूस्टर फैक्ट मिलेगा तो बहुत खुश होगे और कहोगे कि सर बेकार उतना कर लेते हैं सर, बूस्टर फैक्ट लिखा देते तो बड़ा अच्छा रहता। लेकिन बूस्टर फैक्ट भी तभी समझ में आती है जब तुम पूरी कक्षा कर लेते हो। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? लिखेंगे पहला, 42वां संविधान संशोधन में, 42वां संविधान संशोधन में 42वां संविधान संशोधन में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। पहला समाजवाद, पहला समाजवाद, दूसरा, दूसरा पंथ निरपेक्ष, कल लिखे अभी बताते ना, दूसरा पंथ निरपेक्ष, और तीसरा अखंडता। तीसरा अखंडता, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, खत्म। तो बूस्टर फैक्ट में सबसे महत्वपूर्ण यही बिंदु है जिसको आप याद करके रखिएगा, आपका काम तमाम हो जाएगा। नहीं भी याद करके रखिएगा तो भी आपका काम तमाम हो जाएगा। अब आ जाइए सोर्सेज। तो लिखिए, हो गया, प्रस्तावना खत्म। अब लिखो स्रोत, भारतीय संविधान के स्रोत। दूसरा टॉपिक, पेज चेक कर लो, पेज। भारतीय संविधान के स्रोत बताए थे ना कि आज हम 3 टॉपिक पढ़ाएंगे, एक प्रस्तावना, दूसरा सोर्सेज और तीसरा शेड्यूल, अनुसूची। तो पहले स्रोत लिखो, स्रोत, स्रोत लिखिए। हाँ जी, स्रोत, स्रोत। देखो स्रोत क्या है?
कि भारतीय संविधान कैसे बना। तो भारतीय संविधान देशी और विदेशी दोनों स्रोत के आधार पर बना। जहां तक देशी स्रोत का संबंध है तो उसमें भारत सरकार अधिनियम 1935 की से महत्वपूर्ण भूमिका थी। आप देखिए भारत शासन अधिनियम में पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि संविधान का बनाने में 2/3 हिस्सा किसका है? भारत सरकार अधिनियम 1900, और उसी में लिखा थे सबसे महत्वपूर्ण फीचर प्रांतीय स्वायत्तता, और दूसरा पॉइंट लिखाए थे अखिल भारतीय संघ, लिखाए थे ना। तब आरबीआई का स्थापना, म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया, सूची का बंटवारा, ये सब अलग बिंदु था। कल भी यूट्यूब लाइव में पूछ रहे थे आरबीआई की स्थापना कब हुई, क्या कि नहीं? तब धीरे धीरे जानने लगोगे। जैसे पहला दिन एक लड़का मैसेज किया कि सर कुछ नहीं समझ में आ रहा है। जिंदगी में पहली बार तुम जीके पढ़ना शुरू ही किए हो, तो चलो जो पढ़ते होगे, इंग्लिश जो पढ़ते होगे पहले से पढ़े होगे नहीं, लेकिन रीजनिंग और जीके जीएस ऐसा है कि बहुत सारे टॉपिक्स तुम पहली बार जीवन में पढ़ोगे, पहली बार उस शब्द को सुने होगे। अभी जैसे बताया ना साइफोलॉजी, तो पहली बार सुने होगे। प्रस्तावना हो सकता है कि स्कूल के दिनों में चेतना सत्र में मास्टर साहब प्रस्तावना के विषय में बताए होंगे, राष्ट्रगान राष्ट्रगीत के विषय में बताए होंगे, राष्ट्र प्रतीक चिन्ह, वो भी चलते समय हम अभी बूस्टर फैक्ट में समय रहा तो आप दिखा देंगे। ठीक है कि राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनको ध्यान में रख करके रखना चाहिए। ठीक है कि नहीं? और हम तो कहते हैं कि उन सभी बिंदु, जब भी आपका पूरा सामान्य अध्ययन 9 खंडों में है, 8 महीने होते होते सारा चीज अपने आप, आपका काम है कि आप अपने समय पर। अच्छा, अभी भी क्यों कंफ्यूजन होता है? कल कोई 2-3 लड़का फोन किया कि सर रविवार को कक्षा होगी क्या? सो व्हाट, रविवार को ही कक्षा होगी ज्यादा। अभी तो 2 कक्षा ले रहे हैं, अगले 1-8 सप्ताह के बाद से गर्मी कम हो जाती है तो 3 कक्षा करेंगे, रविवार और शनिवार को। तो बात में आ गई कि नहीं आ गई? वो हो गया खत्म, हनीमून पीरियड जो होता है एक, ठीक है, वो खत्म हो गया। अब पढ़ाई का पीरियड, अब तुम पढ़ाई के प्रति क्या हो गए? जागरूक हो गए हो। तो इसलिए ये दिमाग से हाथों को साप्ताहिक छुट्टी देंगे, तुम लोग से पूछ के देंगे कब दे, तो तुम ही लोग बता दो किस दिन दे। सोमवार को नहीं देंगे, बीच में देंगे जब थोड़ा थक जाओगे, बुधवार को। हाँ, बृहस्पतिवार को। लड़की सब क्या करती है? बृहस्पतिवारी करती है कि मंगलवारी करती है? थर्सडे को देते। अच्छा ठीक है, जुम्मा को देते हैं। ठीक है, अब हम समझ गए। एक अकबर का नाम सुने होंगे। अकबर ने महजरनामा की घोषणा की थी, वो भी जी के है। तो महजरनामा क्या था जानते हो? महजरनामा में था कि सभी धर्मों के आचार्य में आपसी मतभेद हो जाए तो इसका निर्णय अकबर करते थे कि क्या होना चाहिए। अब तुम लोग के बीच में मतभेद हो गए हैं, एक कर रहा मंगल, एक कर रहा बुध, एक कर रहा बृहस्पति, तो अंत में हम महजरनामा किसके पास है? मेरे पास है। हमें जो इच्छा करेगा वो हम करेंगे, जब नहीं इच्छा करेगा नहीं करेंगे। ये तुम्हारा कोई मूल अधिकार नहीं है कि साप्ताहिक छुट्टी हो। हमारी इच्छा पे है। जब देखेंगे बहुत थक गए, कपड़ा से दुर्गंध आने लगा, विचार से वो समय नहीं मिल पा रहा है, ऐसे 1-8 दिन जो है सो थोड़ा सा रिलैक्स रहना चाहिए। ठीक है कि नहीं? है ना? धूप में बैठना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि गर्मी में हम कहते गर्मी में जाके बैठ जाओ, हालांकि गर्मी का भी धूप लेना चाहिए। धूप सबसे बड़ा औषधि है। 4 चीज जरूर करो, कभी बीमार नहीं पड़ोगे। धूप लेना, 5 लीटर पानी पीना, 1 सेव खाना, 1 गिलास दूध पीना, और 6 से 8 घंटा पढ़ना। तो स्वस्थ रहोगे तो मानसिक स्वास्थ्य भी जरूरी है ना, सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य जरूरी है। ये 5 काम कर लेना, 6 से 8 घंटा पढ़ना, 1 सेव खाना। अब ऐसा नहीं डायलॉग दे दीजिएगा कि तुम क्या जानो बापू, गरीबी चीज होती है, 1 चुटकी सिंदूर का दर्द क्या होता है, तुम क्या जानो बापू। अब ऐसा डायलॉग हमको नहीं चाहिए। आगे लिखो। हम जान रहे थे कि कोई डायलॉग बोलेगा
किसान गरीब है, सेव कहां से खाएंगे, मजदूरी ईंटा ढो, और कुछ। चलो आगे चलो। संघर्ष, कहने का अर्थ है संघर्ष करो। आगे चलो, नेक्स्ट। अब ऐसा नहीं कि तुम लोग जाके लेना, बेहोशी होकर गिर जाओगी, ये सब तो थोड़ा मजबूत सब भी है कि नहीं। चलिए, कहाँ थे हम लोग जी। एक बात, जब इतना चर्चा चल रही है तो ज्ञान की बातें हो जाए। दूध में सभी प्रकार के न्यूट्रिशियस सब्सटेंस मिलते हैं, दो चीजों को छोड़। तुम बताओ आलोक जी, कौन सा दो चीज नहीं मिलता है, कौन सा दो पदार्थ उसमें नहीं मिलता है, बताइए स्वाति आप, और कौन बताएंगे, आप लोग बताएंगे। वेरी गुड, आयरन नहीं मिलता, और विटामिन सी। कौन बोला विटामिन सी, इसको पीठी ठोक दो, पीठी ठोको ना, वेरी गुड। तो विटामिन सी, अभी नहीं लिखना है, बातचीत, अभी कहे थे ना हमारे साथ बातचीत करो, तो बातचीत में कई बातें क्या होगा, सीखने का अवसर मिलेगा। तो दूध में आयरन और विटामिन सी नहीं मिलता है, नहीं तो दूध में सब कुछ मिलता है, और दूध एक कंप्लीट डाइट है कि नहीं। कभी जाड़ा के दिनों में खाना बनाने का मन नहीं हो, रजाई के अंदर हो और सिर्फ नाक निकला हुआ हो, और यह कल्पना करो काश सरकार की ऐसी व्यवस्था थी, एक पाइप आता मुंह से, मुंह में डाल देता, भोजन कर लेते। उस समय रात में सोते समय किसी भी स्थिति में एक गिलास दूध पी के सो जाओ, ठीक है। आप देखो, ऐसे भी नहीं पियोगे तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, जवानी का दिन है, लेकिन यही काम रोज करने लगोगे तो फिर स्वास्थ्य क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। इसलिए दूध पीकर जरूर सो जाना। मूल विधा, 5 लीटर पानी। देखते इसके चेहरा पे हवा उड़ रहा है, दोनों के चेहरा पे। जवानी में कहीं हवा उड़ती, देखो 70 साल के हम हैं 14 घंटा अभी भी मेहनत करते हैं, कहीं से हवा उड़ता है, क्यों, सुबह से ही शुरू हो जाता है, उसमें नहीं मिलेगा तो पीछे रखते हैं, पीछे भी रखे रहते हैं, सब जगह रखते हैं, हाँ मूल में जाओ। और तुम्हारी तरह ठास भोजन नहीं, ठास भोजन मतलब 1.5 किलो चावल नहीं खाते हैं, आधा रोटी खाते हैं, चावल को सूंघते हैं। आगे लिखो, पूरा गौर से सुन रहा है, देखो कहाँ थे हम लोग, विटामिन सी और आयरन मिलता है। अब ऐसा नहीं कि भारतीय संविधान के स्रोत में लिख देना, ये ये इसको कहते हैं ऐसे ही मिश्रित तथ्य है, जिसको आम बोलचाल में कहते हैं लबादुआ। लबादुआ का नाम सुने हो, कभी सब्जी लाने गए हो, सब्जी लाने, अब तो खैर लबादुआ नहीं देता है, पहले हम लोग सब्जी लाने जाते थे तो कहते थे कहीं लबादुआ दे दिया, तो इतना मिर्चाई इतना धनिया दे देता था, अभी भी देता है, अरे वाह तब तो बहुत अच्छा, लेकिन अब थोड़ा महंगा हो गया है लबादुआ। चलिए ठीक है, अब आ जाइए स्रोत। देखो, तो 2 स्रोत है भारतीय संविधान के, भारतीय संविधान के 2 स्रोत हैं, भारतीय संविधान के 2 स्रोत हैं। भारतीय संविधान के 2 स्रोत, एक देसी स्रोत, देसी स्रोत, देसी लिखो ना, देसी स्रोत, और दूसरा विदेशी स्रोत। और दूसरा विदेशी स्रोत। अब लिखिए, देसी स्रोत का सबसे बड़ा हिस्सा, देसी स्रोत का, देसी स्रोत का सबसे बड़ा हिस्सा देसी स्रोत का सबसे बड़ा हिस्सा भारत सरकार अधिनियम 1935 है। भारत सरकार अधिनियम 1935 है। भारत सरकार अधिनियम 1935 है।
भारत सरकार अधिनियम 1935 है, जहां से 2/3 हिस्से को लिया गया है। कहां से 2/3 हिस्से को लिया गया है, जहां से 2/3 हिस्से को लिया गया है, जहां से 2/3 हिस्से को लिया गया है। बैग आप फिर चेंज कीजिए। संविधान के विदेशी स्रोत में, संविधान के विदेशी स्रोत में संविधान के विदेशी स्रोत में निम्नलिखित देशों का प्रभाव है। निम्नलिखित देशों का प्रभाव है। निम्नलिखित देशों का प्रभाव है। सबसे पहले लिखो ब्रिटेन। ब्रिटेन सबसे पहला देश है ब्रिटेन। कौन सा देश है? ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से क्या क्या लिए? तो लिखो ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, डैश करके इसी तरह लिख दो, संसदीय प्रणाली, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली, इसका विधि का शासन, विधि का शासन, ये सब लिख लो ना, ये सब आता है, तब समझाएंगे। संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, विधि का शासन, विधि का शासन और एकल नागरिकता, एक नागरिकता, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता एवं मंत्रिमंडल प्रणाली, मंत्रिमंडल प्रणाली और मंत्रिमंडल प्रणाली और विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया दी गई है, दी गई है, वो भी लिख लो। द्विसदनात्मक व्यवस्था दी गई है। क्या ली गई है? कहां से? कहां से? कहां से? ब्रिटेन से। कहां से? ब्रिटेन से। कौन कौन सी चीज? संसदीय विशेषाधिकार, विशेष विधायी विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, ठीक है, और द्विसदनात्मक व्यवस्था। इसमें एक वर्ड जानना है, वो है संसदीय प्रणाली क्या होता है। और द्विसदन व्यवस्था समझ में आ ही गया होगा कि लोकसभा और राज्यसभा। वहां है, ब्रिटेन में है हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन माने कॉमन पीपुल, लोकसभा है, ठीक है, ये रीजनिंग में भी दे सकता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स बुद्धिजीवियों की संस्था, तो राज्यसभा क्या है? बुद्धिजीवियों की संस्था है, तो आपसे दे सकता है। आजकल रीजनिंग का एनालॉजी जो है वो जीएस, पहले अंकीय प्रणाली पर शाब्दिक प्रणाली पे आधारित होता था, अब अंकीय और शाब्दिक प्रणाली पे नहीं बल्कि जीएस भी पढ़िएगा तो उसमें भी मदद मिल जाएगा। जीएस पढ़िएगा तो अंग्रेजी में भी कई चीज का मदद मिल जाएगा। वर्ड मीनिंग, बहुत सारा चीज ऐसा पढ़िएगा अभी, जैसे पढ़े साइकोलॉजी, ये वर्ड मीनिंग में भी आपका काम दे देगा, ठीक है नहीं? ये स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोलल एनालिसिस नोन एज साइकोलॉजी, है कि नहीं? और जो इसका अध्ययन करेंगे
साइफोलॉजिस्ट कहे जाएंगे। मूल बिंदु पे आ जाइए। फिलहाल मूल बिंदु यह है कि संसदीय प्रणाली क्या होता है। आपको पढ़ाया था मैंने कि 3 तरह की सरकार का अंग है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसको लागू करती है, जिसको अंग्रेजी में एक्सिक्यूटिव कहते हैं, और न्यायपालिका यदि कानून विधान के अनुसार नहीं बने हो तो उसको वो अवैध करार दे सकती है, इलीगल घोषित कर सकती है। ठीक है नहीं? तो संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति क्या होता है? जवाबदेह होता है। जिस व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है उस प्रणाली को हम संसदीय प्रणाली कहते हैं। उस प्रणाली को हम पार्लियामेंटेरियन डेमोक्रेसी के उसको हम कहते हैं अंग्रेजी में। अब इसको यह क्वेश्चन कैसे पूछेगा? यही सीधा पूछेगा कि संसदीय प्रणाली का अर्थ है कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होना, लोक विधायिका का कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह होना, कार्यपालिका और विधायिका का न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह होना, कार्यपालिका और न्यायपालिका का विधायिका के प्रति जवाबदेह होना। क्या मारिएगा? कार्यपालिका का विधायिका के प्रति जवाबदेह होना, कार्यपालिका विधायिका के प्रति, कानून को लागू करने वाले लोग कानून बनाने वाले के प्रति क्या होंगे? जवाबदेह होंगे। तो लिख लेना, नोट नोट लिखो ना। संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली देखो, संसदीय प्रणाली इस व्यवस्था में कार्यपालिका, इस व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। इस व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। चलिए, एकल न्यायिकता तो है ही, ये सब कॉमन वर्ड है, खत्म। द्विसदन का मतलब समझ ही गए कि 2 भाग में व्यवस्था है, एक है लोकसभा, राज्यसभा, वहां हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, व्यवस्था हमने वहीं से लिया है। कनाडा छूट गया है, कनाडा टाइप करना। 2 चीज है कनाडा से लिए है, एक संघीय व्यवस्था लिए। कौन व्यवस्था लिए हैं? संघीय व्यवस्था लिए हैं। दूसरा, अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास, अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होना, केंद्र के पास होना, अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होना, केंद्र के पास होना, संघीय व्यवस्था और अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होना। अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होना, ठीक है? तो इसको याद रखिएगा। अब आइए अमेरिका। अमेरिका से क्या क्या ली? अमेरिका से लिखिए, ये सब लिख दीजिए। अमेरिका से लिए हैं मूल अधिकार, फटाफट लिखिए फटाफट, इसके बाद पूछेंगे भी हम। वही ना मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, हाय रे हाय, वही ना मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट है, उसको अंग्रेजी में कहते। तो लिखिए मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, स्वतंत्र न्यायपालिका, देखो स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति पे महाभियोग, राष्ट्रपति पे महाभियोग,
देखो ना, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जितना कह रहे हैं उतना लिखो, ज्यादा तेज नहीं बनने का, ठीक है? जितना कहे उतना ही लिखो, वही याद रह जाए तो मेरे ऊपर तुम्हारा बहुत एहसान होगा। राष्ट्रपति पे महाभियोग, महाभियोग शब्द एक ही के लिए आता है और सबके लिए हटाने की प्रक्रिया है। अभी तो हम संविधान में प्रवेश भी नहीं किए, इसलिए आराम से यार। राष्ट्रपति पे महाभियोग, उपराष्ट्रपति पद, उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिए, कहां से लिए? अमेरिका से लिए। दो चीज इसमें छूट रहा है। अब बोलो जी, तुम ही बोलो जो पढ़ाए हैं हम। लिखित तो, हाँ, प्रस्तावना का विचार, ठीक है? तो लिखो प्रस्तावना का विचार। दिमाग, आंख कान नाक खोल के रखिए। और जनहित याचिका, और जनहित याचिका, और जनहित याचिका। कौन याचिका? जनहित याचिका। प्रस्तावना का विचार और जनहित याचिका। प्रस्तावना का विचार और जनहित याचिका, ठीक है? चलिए, कनाडा ऑलरेडी पढ़ ही लिए, अमेरिका पढ़ ही लिए। आप कहिए सर अमेरिका में क्या याद रखे? कुछ नहीं याद रखो, मूल अधिकार याद रखो, और सब समय अंतराल पढ़ ही लेता है। प्रस्तावना का विचार पढ़ लिए कि नहीं? लिखने की जरूरत है? अपने याद हो गया तो बहुत सारी अपने आप चैप्टर वाइज हो जाता है। उपराष्ट्रपति का पद पढ़ोगे तो वहां लिखेंगे कि उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया, तो जो नहीं भी याद करना होगा तो याद हो ही जाएगी भाई। मूल अधिकार भी पढ़ोगे तो भी लिखेंगे कि अमेरिका से लिया गया, लेकिन थोड़ा सा ध्यान करके रखो। तीसरा, आयरलैंड। आयरलैंड लिखो। आयरलैंड से क्या लिए? आयरलैंड, आयरलैंड से लिए दो चीज, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व क्या लिए? नीति निर्देशक तत्व लिए। नीति निर्देशक तत्व लिए, नीति निर्देशक आयरलैंड से लिए, ठीक है? बताएंगे भी नीति निर्देशक तत्व क्या होता है। इसी के द्वारा कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाती है और गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए, विभिन्न तबकों के लिए जो विकास के दौर में पीछे छूट गए हैं, उनके लिए यदि राज्य सरकार कार्यक्रम, नीतियां, कानून बनाती है तो वो नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत ही बनाती है, जिसका उल्लेख भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में है। ऑलरेडी जिस रणनीति भी पढ़ा रहे थे उस रणनीति में भी इसका उल्लेख है ना जी, बताए भी थे। तो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत विशेष तो आगे की कक्षा में पढ़ेंगे ही। इसके अलावा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा, ये कहां से लिया गया है? यहीं से लिखेंगे। और राज्यसभा में 12 सदस्यों का, 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। अब लिख लो दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में एक ही चीज लिखना, अभी बताए थे आपको, संविधान संशोधन बताए थे ना, 368 के तहत होता है, तो लिख देंगे संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिए कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन की प्रक्रिया, उसको छोड़ दो, अनावश्यक तथ्य लिखो नहीं, दिक्कत होगी, ठीक है?
संविधान संशोधन कहां से लिए? नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, संसदीय व्यवस्था, संघीय शासन है, संसदीय व्यवस्था, ब्रिटेन, संघीय शासन, अपशिष्ट शक्ति का केंद्र में निहित होना, आता है विचार, प्रस्तावना का विचार, प्रस्तावना की भाषा। अब ऑस्ट्रेलिया लिख लो, दक्षिण अफ्रीका हो गया ना, ऑस्ट्रेलिया भी है। अच्छा फ्रांस, कोई जरूरी है कि महात्मा गांधी का आंदोलन है हम मान होगा ऑस्ट्रेलिया, लिखो ऑस्ट्रेलिया। तो जरूरी है कि हम इसी तरह लिखा है, हमारा मन, हमको मन करेगा नहीं इसको पहले लिखा देना है, उसको पहले लिखा देंगे, ठीक है। तो लटका झटका है ना जी। हाँ आगे लिखो, लिखो ऑस्ट्रेलिया। तो उड़ाता है तो तुम लोग भी शुद्ध शुद्ध लिख लेते, लिखो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में लिखेंगे, अभी सबसे पहले तो वही लिखिए, भाषा, प्रस्तावना की भाषा लिखे हैं अभी, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची और संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक, दोनों सदन का संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक लिखो ना, संयुक्त बैठक सीधे लिख दो ना, संयुक्त बैठक। और संयुक्त बैठक के अलावा ऑस्ट्रेलिया से और क्या लिए? ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिए? समवर्ती सूची, दूसरा प्रस्तावना की भाषा, तीसरा एक केंद्र राज्य संबंध भी लिख लो, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध। अब इसका विचार कर लिख लो, नहीं तो ये तरफ के जो है जान दे देगा, कहेगा कि फ्रांस अभी तक नहीं हुआ, लिख दो फ्रांस, फ्रांस। फ्रांस से पहले लिखो गणतंत्रात्मक व्यवस्था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था वहीं से लिए है, फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था लिए, गणतंत्रात्मक व्यवस्था लिए। हाँ यहाँ भी गणतंत्र क्या होता है, क्या होता है गणतंत्र? राज्य, बोलो, राज्य का प्रधान का निर्वाचित होना गणतंत्र कहलाता है। भारत एक, क्योंकि राज्य का प्रधान राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जिसमें दोनों सदन के सभी निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं, सभी विधानसभा के, याद रखिएगा। और भारत में विधानसभा कितनी है, कितनी है विधानसभा की संख्या भारत में? गधे का गधे रह गए तुम, सोचे अभी तक घोड़ा हो गए, नहीं हुए, बताओ कौन बताएगा? तो ये भी 543 बताया, तो इसको हमने गधा कहा, तुम भी 543 बताया, तो तुमको क्या कहे सो तुम बता दो। सर हम कच्छ के रन वाले हैं, वो लद्दाख वाला 788 का था, देखते हैं विधानसभा 788 है कि कुछ कुछ आया है। अरे जितने राज्य है वहां तो होगा ही, कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, तो राज्य में ही विधानसभा होता है, तो 28 राज्य का विधानसभा। और 3 जगह, 3 केंद्र शासित प्रदेश में भी है, दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर। 28 और 3 कितने हो गए? किसी ने 31 बताया? इतने विद्वान लोग सब खड़े हैं, बैठे हैं, खड़े तो एक ही आदमी है, सब तो बैठे हैं, तो आशा है समझ गए होगे। लिखना नहीं है आलोक, लिखना नहीं यार, सब लिखाएंगे, पीछे से वो तो बातचीत कर रहे हैं ना, तो बातचीत में देखें तो मारता है 543, उधर से वो भी वही आंसर देता है, तो ये सोचता है कि नहीं गड़बड़ हो गया, 788 नहीं, जोड़ा 543 और 245। हम पूछ रहे हैं विधानसभा, हमको जोड़ करके बता रहा है लोकसभा राज्यसभा के सीटों की संख्या। नहीं, मूल बिंदु पे आ जाओ। मूल बिंदु यह है कि गणतंत्र है, और यह शब्द है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, लिख दो। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 में, 3 शब्द पूरे विश्व को दिया, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, लिख देंगे। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, तो स्थापना में लिए है ना,
यहीं से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, सब पूछेंगे हम, तो याद करके रहना। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता, समानता कहां से लिए? गणतंत्र कहां से लिए? नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए? संविधान संशोधन कहां से लिए? संसदीय प्रणाली कहां से लिए? मूल अधिकार कहां से लिए? प्रस्तावना की भाषा कहां से लिए? प्रस्तावना का विचार कहां से लिए? बात समझ में आ गई ना? इसको घर पे बैठ करके, फ्रांस हो गया, अब लास्ट है जर्मनी, तो लिखो जर्मनी। आपातकाल की व्यवस्था, आपातकाल की व्यवस्था जर्मनी से लिए। आपातकाल की व्यवस्था, आपातकाल की व्यवस्था जर्मनी से लिया गया। आपातकाल की व्यवस्था जर्मनी से लिया गया। जर्मनी का वाइमर संविधान लिख लेना ब्रैकेट में, जर्मनी का वाइमर संविधान। संविधान है, जैसे भारत का नामकरण किया गया वह नोमेनक्लेचर शब्द है कि वाइमर संविधान कहाँ का है, तो जर्मनी का। ठीक है, कहाँ का है? जर्मनी का है। जापान, लास्ट लिख लो जापान। जापान से क्या लिए? जापान से लिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा, और अंत में है रूस। सानू पहलवान जी आ गए हैं, मतलब कक्षा अब अंतिम दौर में प्रवेश कर गई है। लिख देंगे रूस, सोवियत संघ, वहां से हमने लिया मूल कर्तव्य को। वहां से हमने क्या लिया? मूल कर्तव्य। वहां से क्या लिया? मूल कर्तव्य। आशा है कि आज का दोनों चैप्टर समझ में आ गया होगा। कुछ रटने वाला है, कुछ समझने वाला है। दोनों बातें हमने आपको समझा दी है। अब आपको लास्ट में हमसे पूछना हो, जो अभी तक आप पढ़े हैं वो पूछ सकते हैं, और आगे में तो हम 5 आदमी से बिना पूछे हुए जाएंगे तो हमको नींद नहीं आएगी। तुमको पूछना है कुछ? आलोक जी, कुछ नहीं। किसी को तुमको पूछना है? सब किसी के विषय में सब कंसेप्ट क्लियर है तो कोई बात ही नहीं। हम शुरू करें, स्टार्ट करें ना? चलो बच्ची सब पूछे पहले, हम उठो। तुमसे नहीं, तुमसे कल पूछे थे, तुम उठो जी बीच में।